हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3 कौन से चैप्टर का, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हमने 2 लेक्चर किए हैं। उन 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है? हमने उन लेक्चर्स में पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू को पहले हमने किस में पढ़ा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा बच्चों कि इन सेल्स के बीच में जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, उनके अंदर किस टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट होंगे उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, कुछ हमने डिस्कस किया था अपना एनसीईआरटी का कंटेंट, साथ के साथ हमने थोड़ा बहुत लेवल ऊपर लेके गए ताकि अगर बाय चांस आपसे एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन पूछे तो कम से कम आप उसको टैकल करने की कैपेसिटी रखो और आप अपना नंबर उसके अंदर ना गवाओ। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अपना कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में अब हम आगे पढ़ते हैं। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको दिख रही हूँ? हाँ जी, देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है बच्चों? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है न्यूरल टिश्यू एंड फोर्थ इज मस्कुलर टिश्यू। तो इन 4 टाइप के टिश्यूज में हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन है? वो है बच्चों अपना कनेक्टिव टिश्यू। तो हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू इज अ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है जी। अब इनका सेकंड नाम, इनका सेकंड जो पॉइंट है वो हम ये पढ़ेंगे कि इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू ही क्यों रखा हमने। देखो, they are named connective tissue because of their special function of linking and supporting the other tissues and organs of the body। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या है अपना कनेक्टिव टिश्यू है, वो मेनली 2 फंक्शंस करता है। ठीक है, क्या करता है? 2 फंक्शंस करता है। या तो वो टिश्यूज को कनेक्ट करेगा आपस में, या फिर 2 ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा। तो इसलिए कनेक्शन का काम करने की वजह से हमने इनका नाम क्या रख दिया? कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज इनका एक स्पेशल फंक्शन है कि क्या करेंगे? लिंकिंग का काम करेंगे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। और साथ के साथ लिंकिंग करेंगे तो कॉमन सी बात है, सपोर्ट भी करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट भी करेंगे। तो इनका दूसरा फंक्शन क्या है? सपोर्टिंग। क्या है? सपोर्टिंग। तो हम क्या कहेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के मेन 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? 2 ऑर्गन्स या फिर 2 टिश्यूज को लिंक करना। क्या करना बच्चों? 2 टिश्यूज या फिर 2 ऑर्गन्स को लिंक करना। या फिर इसका दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों? इसका दूसरा फंक्शन है कि ये क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो क्या कहेंगे हम? इसका काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको? टिश्यूज को या फिर ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखें, क्लासिफिकेशन में इसके मेनली 2 टाइप हैं। क्या है बच्चों? इसके 2 टाइप हैं। पहला क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है बच्चों? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला बच्चों मैंने? कि इसके 2 क्लासिफिकेशन किए हमने। पहला क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा क्या है बच्चों? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का भी आगे क्लासिफिकेशन है। उसका पहला क्लासिफिकेशन क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू का भी आगे क्लासिफिकेशन है। वो क्या है?
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फिर डेंस का भी क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? डेंस रेगुलर। दूसरा क्या है? डेंस इरेगुलर। और डेंस रेगुलर का भी आगे फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, वो क्या है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ओके बच्चों, फिर आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का आगे क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे। और हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम कौन बनाता है? बोन्स एंड कार्टिलेज। तो इसमें क्या आएंगे? बोन आएंगे बच्चों और कार्टिलेज आएंगे। फिर आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो फ्लूइड आएंगे हमारी बॉडी के। कौन कौन सा? ब्लड एंड लिम्फ। आई बच्चों समझ में मैंने क्या बोला? देखो, क्लासिफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, इनके नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लिया लिगामेंट क्या है, तो लिगामेंट क्या है? एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। और हमसे और पूछ ले कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? रेगुलर है या इरेगुलर है? तो ये क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बोर्ड में एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ जी, अब आगे चलते हैं। आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है। मेरे को माइक चेक करना पड़ता है बिकॉज कई बार क्या होता है कि मैं माइक लगा लेती हूँ लेकिन उसका सेल डाउन हो जाता है बीच में और फिर आवाज रिकॉर्ड नहीं होती। इससे बच्चों को काफी नुकसान होता है, टाइम का भी, हमारा टाइम भी जाता है और आपका टाइम तो जाता ही है। अब ये पीपीटीज जो बनानी होती है खुद टाइप करनी पड़ती है हमें। इनको टाइप करने में कम से कम हमारे 2 दिन, एक चैप्टर या फिर हाफ चैप्टर का कोई एक बड़ा टॉपिक आपको अगर कवर करना है तो आपके 1 या 2 दिन उस टाइपिंग में चले जाते हैं। बिकॉज आपको अच्छे अच्छे डायग्राम्स ढूंढने पड़ते हैं। ढूंढने क्यों पड़ेंगे? क्योंकि सिर्फ आपको, हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ लाइनें ही लाइनें याद करें, आप चीजों को समझें। जैसे अपनी एपिथेलियल टिश्यू जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या दिया हुआ? अपनी एनसीईआरटीज में लाइन दी हुई भी, इनका फंक्शन ये है, इनका फंक्शन ये है। अगर आप उसको विजुलाइज करेंगे, इमेजेस देखे, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। इसलिए मैंने क्या दिया था? उसके अंदर कलर डायग्राम्स दिए थे। ये डायग्राम्स ढूंढने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल लगती है, टाइम लगता है। तो बच्चों आप पढ़ें, आप पढ़ें और पढ़ाई पे अपना ध्यान दें। कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सब इजीली प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस 1 घंटे का लेक्चर देखना है, आपको शायद 2 घंटे लगे उसको याद करने में, समझने में। आप उसको याद करें, कम से कम आपके 3 घंटे गए और हमारे 2 दिन जाते हैं, सोच के देखो। तो इसलिए आप पढ़ें। देखें, हम फिर से एक बार पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने किसमें कर दिया? मैं अगर इधर बनाऊं, पेन का थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि बड़े साइज में आ जाए। तो हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, दिख रहा है ये? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन चलो मैं ना ब्लैक ले लेती हूँ। क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया? 2 टाइप बना दिए, सॉफ्ट और स्पेशलाइज्ड। ओके बच्चों, सॉफ्ट एंड स्पेशलाइज्ड। अब सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के भी हमने 2 पार्ट कर दिए। क्या कर दिया? लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप कर दिए। क्या? एरियोलर और एडिपोस। ओके बच्चों, क्या कर दिया हमने? एरियोलर और एडिपोस। फिर डेंस के भी हमने 2 टाइप्स कर दिए। क्या क्या? डेंस रेगुलर और ये है इररेगुलर। अब रेगुलर में क्या आएगा? रेगुलर में आएगा टेंडन और अपना लीगामेंट। ओके बच्चों, फिर इरेगुलर का अपना एक अलग ही क्लासिफिकेशन है, उसको हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें इरेगुलर का पता होना चाहिए। फिर आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के हमने 2 क्लासिफिकेशन कर दिए, स्केलेटल वाले और फ्लूइड वाले। स्केलेटल वाले में क्या आएगा बच्चों?
बोन, और फिर क्या आएगा, कार्टिलेज। फ्लूइड में क्या आएगा, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, अगर किसी को ऐसे बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। अभी ना इस पे ये जो ये वाली स्लाइड है, इस पे ना पेन सही नहीं चलता, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे, बट अभी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया कनेक्टिव टिश्यू का, किसके अंदर, सॉफ्ट के अंदर और स्पेशलाइज्ड के अंदर। फिर सॉफ्ट के भी दो टाइप बनाए, लूज और डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस का हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। रेगुलर में क्या आएंगे, टेंडन्स, एंड फिर क्या आएंगे, लिगामेंट्स। और फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का हमने क्लासिफिकेशन किया बच्चों, और उस क्लासिफिकेशन कैसे किया, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और बोन और कार्टिलेज किस में आएंगे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, और ब्लड और लिम्फ किस में आएंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। आई समझ में? ओके बच्चों, हाँ जी। अब हम आगे चले, देखें, अब हम यहां से पढ़ेंगे। देखो, अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ ब्लड को छोड़ के, एक्सेप्ट ब्लड में नहीं कर रहे हैं हम बात, अभी जो बात करेंगे वो ब्लड में नहीं करेंगे। ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू बच गए, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ, इन दोनों को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू बच गए, उनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं। उनका नाम क्या है बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या नाम है उनका, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या है बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। आई समझ में? तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि हमारे अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, एक्सेप्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड और लिम्फ को छोड़ के, हमारी बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल हैं, कुछ स्पेशल सेल्स हैं, जिनका नाम क्या है बच्चों, जिनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या है बच्चों नाम, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। रिपीट विद मी, क्या है बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, अब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करेंगी, ये क्या बनाएंगी, फाइबर्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, फाइबर्स बनाएंगी, और क्या प्रोड्यूस करेंगी, मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करेंगी। क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, ये हमारे जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, उसके मैट्रिक्स को फॉर्म करेगी। मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने खिचड़ी बनाई, चावल डाला, दाल डाला, हल्दी डाली, नमक डाला, और फिर उसके अंदर क्या डाला, पानी। तो पानी किसका काम कर रहा है बच्चों, मैट्रिक्स का काम कर रहा है। तो वैसे ही इनके अंदर भी क्या होगा, ऐसा एक सेमी फ्लूइड टाइप की स्ट्रक्चर होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स। तो हमसे पूछे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन है, ये किसको रिलीज करेंगी, फाइबर्स को रिलीज करेंगी। और ये फाइबर किसके बने हैं, प्रोटीन्स के। किसके बने हैं बच्चों, प्रोटीन्स के। और जो ये मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स है, वो किसका बना है, वो है पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, एक तरह के कार्बोहाइड्रेट। तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो हमने क्या बोला, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या रिलीज करेंगी, फाइबर्स को रिलीज करेंगी और मैट्रिक्स को रिलीज करेंगी। और मैट्रिक्स का नेचर कैसा है, केमिकल नेचर, पॉलीसैकेराइड। जबकि फाइबर्स का नेचर कैसा है बच्चों, प्रोटीनियस, बिकॉज ये किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। अब ये जो दो फाइबर हैं, ये फाइबर भी दो टाइप के हो सकते हैं। ये फाइबर भी किसके हो सकते हैं, किसके तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। पहला है कोलाजन फाइबर, दूसरा है इलास्टिक फाइबर। कितने तरह के हो सकते हैं, कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। कोलाजन फाइबर जो होंगे वो किससे बने होंगे, कोलाजन प्रोटीन से।
कोलाजन का जो प्रोटीन होगा उससे बने होंगे, और इलास्टिक फाइबर किस प्रोटीन से बने होंगे, इलास्टीन से। किससे, इलास्टीन से। ओके, ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है इलास्टीन फाइबर, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम आगे देखेंगे। पहले आप याद करो कि फाइब्रोब्लास्ट सेल जो फाइबर्स रिलीज करती हैं उनका नेचर कैसा है, प्रोटीनियस है। और ये फाइबर्स जो हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं। एक सेकंड में पानी पी लूं। ओके, हाँ जी, कौन कौन से, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। जो कोलाजन फाइबर है वो कोलाजिनस प्रोटीन से बने होंगे, और इलास्टिक फाइबर जो है वो किससे बने होंगे, इलास्टीन प्रोटीन से बने होंगे। देखो, इलास्टिक फाइबर मतलब ये कैसे होंगे, इलास्टिक होंगे, मतलब थोड़े से क्या होंगे, कम सॉलिड होंगे। देखो ये फाइबर्स कैसे हैं, इलास्टिक है, ये रबर लाइक है। ओके, इनमें खिंचाव हो सकता है, मतलब इलास्टिक होते ना जब इनको खींचा जा सके, तो ये कैसे हैं, इनमें खिंचाव हो सकता है। अब देखो, अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ कोलाजन प्रोटीन का नाम दिया हुआ है, लेकिन कोलाजन फाइबर्स का नाम दिया हुआ है, लेकिन हम इसको आगे पढ़ेंगे। देखें, देखो इलास्टीन वैसे नाम दिया हुआ है तो हम आगे पढ़ सकते हैं। देखो, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये वर्ड याद रखना है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ओके, तो ये क्या हो सकते हैं, ये कोलाजन हो सकते हैं या फिर इलास्टिक फाइबर्स भी हो सकते हैं। इन फाइबर्स का काम क्या है, इन फाइबर्स का काम है SEF, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना बच्चों, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आई समझ में आपको। तो ये वर्ड जो इलास्टीन दिया हुआ है, ये इलास्टीन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, ये इलास्टिक फाइबर्स के लिए यूज हुआ है। कोलाजन फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते, कोलाजन फाइबर अलग है, इलास्टिक फाइबर्स अलग है। चलें जी, आगे चलें। हाँ जी, देखो अब जो क्या होंगे, अब हम इनका टाइप पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया था कौन से, कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर दिखने में कैसे होते हैं, व्हाइट। कैसे होते हैं, व्हाइट। जबकि जो इलास्टिक फाइबर है वो कैसे होते हैं बच्चों, येलो। कैसे होते हैं, येलो। ओके, तो हम क्या कहेंगे, येलो और सॉरी इलास्टिक फाइबर कैसे होंगे, येलो कलर के होंगे, और कोलाजन फाइबर किस कलर के होंगे, व्हाइट कलर के होंगे। ये कौन से प्रोटीन से बने हैं, ये कोलाजन प्रोटीन से बने हैं। और ये कैसे हैं, इन इलास्टिक। क्या है बच्चों, ये इन इलास्टिक है, और साथ के साथ अनब्रांच है। अनब्रांच की मतलब ऐसे हैं, ऐसे इनकी ब्रांचेस नहीं बनी हुई। तो अपना हमने क्या देखा, कोलाजन फाइबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है, ये कलर में कैसे होंगे, ये कलर में कैसे होंगे, व्हाइट। कैसे होंगे बच्चों, व्हाइट। और ये किससे बने हैं, ये कोलाजन प्रोटीन से बने हैं। ये कैसे हैं, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है इनको खींचा नहीं जा सकता, और साथ के साथ ये कैसे हैं, अनब्रांच्ड। ऐसे हैं, सीधी सीधी लाइनें हैं, धागे हैं, इनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। फिर आता है अपना इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर कैसे होंगे बच्चों, इलास्टिक फाइबर कैसे होंगे, ये येलो कलर के होंगे। कैसे होंगे बच्चों, येलो कलर के होंगे। और ये किससे बने हैं, ये इलास्टीन प्रोटीन से बने हैं। किससे बने हैं बच्चों, इलास्टीन प्रोटीन से। ओके, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, और ये कैसे होंगे, इलास्टीन नाम आ गया तो कॉमन सी बात है, इलास्टिक होंगे, मतलब इनको खींचा जा सकता है। फिर ये कैसे होंगे, ब्रांच्ड। कैसे होंगे बच्चों, ब्रांच्ड मतलब ये ऐसे है, फिर यहाँ पे आगे इसकी क्या है बच्चों,
ब्रांचिंग है, तो ये कैसे होंगे, ब्रांच होंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि ये इलास्टीन प्रोटीन से बने हैं, ये किस कलर के हैं, ये येलो कलर के हैं, और साथ के साथ ये कैसे हैं, ब्रांच्ड है, और ये कैसे हैं, इलास्टिक है। ओके, ठीक है। हमने फाइब्रोब्लास्ट का पहला फंक्शन का एक्सप्लेनेशन देख लिया है, वो क्या था, ये क्या बनाएंगी, फाइबर्स को बनाएंगी, या तो कोलाजन फाइबर होंगे या फिर इलास्टिक फाइबर्स होंगे। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब इसका सेकंड फंक्शन क्या था, सेकंड फंक्शन था मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस को बनाना, और ये किस कैसे नेचर का होगा, ये पॉलीसैकेराइड नेचर का होगा। मैंने अभी बताया था, अब कोई भी टिश्यू है उसके अंदर क्या है, सेल्स हैं, फाइबर्स हैं। ऐसे ही जब हम खिचड़ी बना रहे हैं तो क्या है, हमारे पास चावल है, दाल है, तो उसमें पानी किसका काम करेगा, मैट्रिक्स का। वैसे ही ये जो पॉलीसैकेराइड है ये मैट्रिक्स का काम करेंगे, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ये कैसा होगा, सेमी फ्लूइड इन नेचर, मतलब ये बिल्कुल पानी जैसा लिक्विड नहीं होगा, ये थोड़ा सा जेली लाइक होगा, मतलब कि कैसा होगा, सेमी फ्लूइड। कैसा होगा बच्चों, सेमी फ्लूइड इन नेचर होगा। ओके, फिर आता है अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्लासिफिकेशन क्या है अपना, लूज कनेक्टिव टिश्यू। जब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में, तो हमने पहला क्लासिफिकेशन क्या किया था बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसका किया था बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो लूज से हमें क्या पता चल रहा है कि ये सेल्स हैं और ये फाइबर्स हैं, ये कैसे अरेंज है, ये लूजली अरेंज है। कैसे अरेंज है, लूजली अरेंज है। तो हम क्या कहेंगे, cells and fibers are loosely arranged in the semi fluid ground substance। देखिए लूजली का मतलब क्या है कि इनके बीच में स्पेस क्या है, ज्यादा है, इनके बीच में क्या है, स्पेस ज्यादा है। और इसके एग्जाम्पल क्या है अपना, पहला है एरियोलर टिश्यू। क्या है बच्चों, एरियोलर टिश्यू। अब ये देखेंगे एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, इसका क्या सिस्टम है। देखो एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है जो हमारी स्किन है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है। क्या है, जो हमारी स्किन है उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट है। हमारी स्किन को हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी इंटेगुमेंट या फिर स्किन के, जो हमारी स्किन है उसके जस्ट नीचे है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। इसका मतलब क्या है, ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। ओके, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, जो हमारी स्किन की एपिथेलियल सेल्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि जो हमारी स्किन है, देखो यहां से एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी ये क्या बोलते हैं हम, चलें छोड़ो, यहाँ पे हाथ है अपना, ठीक है, यहाँ पे हाथ है, हाथ के नीचे क्या है अपनी, मतलब अगर हम स्किन के नीचे क्या है, मसल्स हैं। हमारी स्किन अटैच्ड है किससे, मसल से अटैच है। तो स्किन को मसल से अटैच कौन कर रहा है, दैट इज हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेगुमेंट को स्किन, इंटेगुमेंट को मसल से कौन अटैच कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एरियोलर टिश्यू। तो इसके दो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारी एपिथेलियल टिश्यू को। सेकंड फंक्शन क्या है, ये स्किन को मसल से जोड़ेगा। तो पहला फंक्शन पढ़ लिया था हमने, सपोर्ट, और सेकंड फंक्शन क्या है, जॉइन स्किन या फिर इंटेगुमेंट विद मसल। ओके, आई बच्चों समझ में, ओके जी। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो देखो अभी हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा कि इसके पास क्या होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, इनके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इनके पास क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। क्या है बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का काम क्या था, फाइबर्स को सिक्रीट करना और मैट्रिक्स को सिक्रीट करना।
इनकी कुछ एक स्पेशल चीजें हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास है मैक्रोफेजिस या फिर हिस्टियोसाइट। मैक्रोफेजिस का ही दूसरा नाम क्या है, हिस्टियोसाइट। क्या नाम है बच्चों, हिस्टियोसाइट। तो ये मैक्रोफेजेस इसके अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है, फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक इन नेचर का मतलब क्या है, अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, फंजाई या फिर कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको ये खा जाएंगी। ये क्या कर जाएंगी, खा जाएंगी। तो इसीलिए क्या कहेंगे, ये कैसी है, फैगोसिटिक इन नेचर है। फिर इसके देखो ये रही मैक्रोफेजिस, ये दिख रही है आपको मैक्रोफेजिस, ये क्या है अपनी मैक्रोफेजिस, दिख रहा है, देखती हूँ रुको, हाँ जी दिख रहा है। तो ये क्या है बच्चों, मैक्रोफेज। फिर आता है अपना मास्ट सेल। क्या आती है बच्चों, मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करेंगी, पहला है हिस्टामिन। याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके इस चैप्टर में तो नहीं लिखा हुआ। मास्ट सेल जहां पे नाम दिया हुआ है, इस चैप्टर में आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ कि फैगोसिटिक है क्या नहीं है, लेकिन इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जब हम क्या पढ़ते हैं, WBCs, तब उसमें दिया हुआ है कि मास्ट सेल क्या क्या सिक्रीट करेंगे। ओके, तो इसलिए मैं पहले पढ़ा रही हूं ताकि आपको इजीली याद हो, आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। देखो मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करेंगी, ये हिस्टामीन को प्रोड्यूस करेंगी। हिस्टामीन किससे रिलेटेड है, ये जब हमारी स्किन जब क्या हो जाएगी, एलर्जी, क्या हो जाएगी, एलर्जी। जैसे हमें कोई एलर्जी होगी, मान लो हमें किसी चीज ने काट लिया और हमारी स्किन में एलर्जी होगी, तो जब एलर्जी होती है, मान लो हमें किसी चीज से एलर्जी होगी, तो सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले हमारी स्किन में क्या हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। वो रैशेस किस लिए होते हैं, क्योंकि हिस्टामीन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि क्या हो, एलर्जी की वजह से हिस्टामीन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा, और इस वजह से क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर क्या दिखेंगे हमें, रैशेस। बिकॉज हमारी स्किन के जस्ट नीचे ही क्या है, एरियोलर टिश्यू, और एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या है, मास्ट सेल, जो क्या प्रोड्यूस करेगी एलर्जी होते ही, हिस्टामीन। फिर आता है इसका सेकंड फंक्शन हिस्टामीन का, ये क्या करेंगी, डायलेट करेंगी वॉल ऑफ ब्लड वेसल इन इन्फ्लामेटरी एंड दी एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करेंगी, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, क्या है बच्चों, ब्लड वेसल्स हैं, उसको क्या करेंगी, उसको क्या करेंगी, डायलेट करेंगी। क्या करेंगी, उसको डायलेट करेंगी। याद रखना, मैं फॉर योर इन नॉलेज, अगर मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं, ये हमारे गट और हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम की क्या है, अपनी जो पाइप्स हैं उसको श्रिंक करेगी, और बाकी जितनी बॉडी के अंदर क्या है, ट्यूब्स हैं या फिर ब्लड वेसल्स हैं, उसको डायलेट करेंगी। उसको क्या करेंगे बच्चों, डायलेट करेंगी। ठीक है, तो याद करो, जब भी एलर्जी होती है, कईयों को अस्थमा होता है, उनको एलर्जी होती है, तो उनकी जो सांसें होती है वो फूल जाती है, क्योंकि उनको सांस नहीं आता। क्यों नहीं आता, बिकॉज एलर्जी जैसे ही होगी, क्या प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, हिस्टामीन। और हिस्टामीन मैंने बताया कि हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स को तो क्या कर देगा, उनका डायमीटर बड़ा कर देगा, डायलेट कर देगा। लेकिन अपनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की क्या है, ट्यूब्स हैं, उनको क्या करवा देगा, श्रिंक करवा देगा। इसी वजह से प्रॉपर एयर हमारे लंग्स में नहीं जाएंगी और हमें क्या आ जाएगा, अस्थमा अटैक। आई समझ में आपको। तो हम क्या कहेंगे, ये ब्लड वेसल्स की वॉल को तो डायलेट करेगा ही करेगा, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारी गट की जो वॉल्स हैं उसको श्रिंक करवा देगा। आप लिख सकते हैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज में बात। आप कहेंगे कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं बच्चों, ये हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जब हम हिस्टामीन पढ़ते हैं, जब हम एंटी हिस्टामीन्स पढ़ते हैं, तब उसमें ये लाइन दी हुई है कि ये हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी उनको तो डायलेट करवाएगा, लेकिन ये गट और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनकी वॉल्स को क्या करवा देगा, श्रिंक करवा देगा। ओके बच्चों, हाँ जी। फिर सेकंड है
सेरोटोनिन। मास्ट सेल सेकंड सब्सटेंस क्या रिलीज करेंगी? सेरोटोनिन। ये कब रिलीज होगा? जब हमारे अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए। क्या हो जाए? ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए। तो ब्लीडिंग कम हो, देखो जितना, देखो पाइप जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा पानी उसके अंदर आएगा। अगर पाइप जितना पतला होगा उतना कम पानी उसके अंदर आएगा। तो हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या चाहते हैं कि उस जगह पे ब्लड की सप्लाई क्या हो जाए? कम हो जाए, ताकि जो हमारा ब्लड लॉस है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये क्या करेगा? ये हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट, मतलब कि उनके डायमीटर को कम कर देगा टू चेक ब्लीडिंग। जहां पर भी ब्लीडिंग जैसी सिचुएशन आएगी तब क्या होगा? ये उसको श्रिंक कर देगा। मान लो आपको यहाँ पे हाथ पे ब्लेड लग गया, ओके, जैसे ही आपको ब्लेड लगा, अब आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तब हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या? हमारा ब्लड क्लोटिंग तो ऑन होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक क्या होगा? सेरोटोनिन रिलीज होगा। सेरोटोनिन के रिलीज होने से होगा क्या कि वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएगी, ताकि जो ब्लड है उस जगह पर कम आए, ताकि ब्लड फ्लो जो बाहर जो वेस्ट हो रहा है हमारा ब्लड, उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर आता है हिपैरिन। क्या आता है बच्चों? हिपैरिन। ये क्या नहीं करने देगा? ये क्लोटिंग नहीं करने देगा इनसाइड ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है, उन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। सोच के देखो, अगर वो ब्लड वहां पर जमना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज। जैसे होता है ना, सीवर पाइप होते हैं हमारे घरों में, पाइप होते हैं, तो होता क्या है उनके अंदर की ज्यादा जैसे सामान उनके अंदर, मतलब कचरा है, जो भी चीजें एक्सक्रीटा है वो सब जाता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि वो उनकी वॉल पे चिपकने लग जाते हैं और पाइप को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए हमें उनकी सफाई करवानी पड़ती है उन पाइपों की। सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि हिपैरिन क्या करेगा? हमारा जो ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो क्लोट होके उन ब्लड जो वेसल्स हैं उनके अंदर ना चिपके, इसीलिए क्या करेगा? ब्लड क्लोटिंग को रोकेगा इनसाइड ब्लड वेसल्स। आई समझ में? ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग को रोकेगा। बिकॉज अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जमना ही शुरू हो गया तो हमारी जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएगी। इसी वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके बच्चों, अब हम दिखाएंगे आपको आगे का स्ट्रक्चर। देखें, दिख रहा है? ये क्या थी अपनी? ये क्या थी अपनी बच्चों? ये थी मैक्रोफेजिस। ये कौन सी सेल्स हैं? ये दिखाई हुई है जो हमें, ये है हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्या है बच्चों? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। और ये क्या है? ये जो फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? अब हमारे ये है अपने कोलाजन फाइबर। क्या है बच्चों? कोलाजन फाइबर। ओके। और ये क्या है? हमारी मास्ट सेल। क्या है बच्चों? मास्ट सेल। इस डायग्राम की नेमिंग आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है। ओके, पानी पी लूं एक सेकंड। हाँ जी, अब आते हैं आगे। आया समझ में इतना आपको? अब आता है एडिपोज टिश्यू। क्या आता है अपना? एडिपोज टिश्यू। जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों? वो प्रेजेंट होगा हमारी स्किन के नीचे। कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारी स्किन के नीचे। और इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करेगा? अगर हमने ज्यादा फैट खाई, वो फैट तो है ही, अगर हमने ज्यादा खाना खाया, जितना उसको यूज होना था वो हो गया, जितना लीवर में स्टोर होना था हो गया, फिर भी अगर हमारा फूड बच गया, हमारा फूड क्या हो गया? हमारे न्यूट्रिएंट क्या हो गए? बच गए। तो वो न्यूट्रिएंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो न्यूट्रिएंट कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? फैट के अंदर। और फैट के अंदर स्टोर होते 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 ये कहाँ स्टोर हो जाएंगे? इस एडिपोज टिश्यू के इस एरिया के अंदर क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। इसी वजह से क्या कहते हैं हम? इसी वजह से ज्यादा खाना खाने से मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अगर हम उस खाने का इतना यूज नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी में हम चल फिर नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या? वो जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं जो बचे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फैट में।
और फैट में कन्वर्ट होके कहाँ स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, इस एडिपोज टिश्यू में, और हम क्या होने लग जाएंगे, मोटे होने लग जाएंगे। ओके बच्चों, हाँ जी, एक सेकंड। आई समझ में? तो अब हम क्या कहेंगे, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोर फैट। कॉमन सी बात है, ये किसको स्टोर करेंगी, ये फैट को स्टोर करेंगी। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट which are not used immediately are converted into fat and stored in this tissue। मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जैसे कि मान लो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा प्रोटीन, जो भी चीजें थी, एक्स्ट्रा फैट, वो इमीडिएटली यूज नहीं हो रही, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फैट के अंदर, और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। देखो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इस सेल के अंदर क्या, देखो कितना ज्यादा स्पेस है, किसको स्टोरेज के लिए, ये फैट स्टोरेज एरिया है। ये एक तरह से गोडाउन है किसका, फैट का। किसका है बच्चों, फैट का। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों, लूज हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, जो फाइबर्स हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या होंगे, कंपैक्टली पैक्ड। कंपैक्टली पैक्ड का मतलब ये है उनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा, वो बिल्कुल पास पास, मतलब एक भीड़ की तरह क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। अब इनके भी दो टाइप हो सकते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या होगा, जैसे स्कूलों में लाइन बना के नहीं खड़े होते थे कि ये एक रो, ये एक, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये, ऐसे रो बनती थी, फिर असेंबली होती थी। सेम ऐसे ही क्या होगा, जो फाइबर्स हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, देखो रो दिख रही है, ये लाइनें, ऐसे ऐसे लाइनें हैं, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, लाइनों के अंदर प्रेजेंट है। ओके, आई समझ में? किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों, ये लाइनों के अंदर प्रेजेंट है, एक रो के अंदर प्रेजेंट है, और एक दूसरे के देखो पैरेलल है। तो हम क्या कहेंगे, द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर पैटर्न और कोलाजन फाइबर प्रेजेंट इन रो इन बिटवीन द मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। मतलब कि क्या है, जो फाइबर्स हैं वो रो के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न में, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस रेगुलर। अब आता है इसके टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, अब पहला है हमारा टेंडन। क्या है बच्चों, टेंडन। दूसरा क्या है, लीगामेंट। क्या है बच्चों, लीगामेंट। देखो टेंडन क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करेगा। देखो हमारी हाथ की स्किन थी, उसको मसल से अटैच करने के लिए क्या था बच्चों, एरियोलर टिश्यू। अब जो हमारे हाथ, देखो हम मूव कर रहे हैं, जब हम मूव करते हैं तो हमें मसल्स में ऐसे मसल्स बनाते हैं ना कई लोग, तो होगा क्या, देखो ये क्या है, हमारी मसल्स हैं, मसल्स को, और इसके अंदर क्या है, हमारी बोन्स है। स्केलेटल बोन्स कौन सी होती है, स्केलेटल बोन्स वो होती है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बना रहा है, वो तो हमें पता ही है। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है, स्केलेटल मसल्स वो होती है जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हाथ की मसल्स, पैरों की मसल्स, ठीक है, मुंह की मसल्स, ये सारी मसल्स क्या हैं, हमारे कंट्रोल में है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम बच्चों, स्केलेटल मसल्स। ओके, और ये किससे अटैच होती है, हमारे स्केलेटल सिस्टम से। तो हमारा जो अंदर की हड्डियां हैं, हाथ की जो हड्डी है, उस हाथ की हड्डी को जो हमारी मसल्स है हाथ की, उससे कौन अटैच कर रहा है, तो वो है अपना टेंडन। कौन है बच्चों, टेंडन। तो टेंडन का काम क्या है, टेंडन का काम है स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करना। याद रखना, स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करेगा ये, और जो टाइप की मसल्स होती हैं उनको नहीं। किसको अटैच करेगा, सिर्फ स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करेगा, कि बिकॉज स्केलेटल मसल्स ही हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती है, बिकॉज वो क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, जैसे हमारी हाथ की मसल्स। ये कैसे होते हैं, इन इलास्टिक। कैसे होते हैं बच्चों, इन इलास्टिक, मतलब कि तुम स्किन को खींच सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम क्या इतना खींच सकते हो कि अपना जो मांस है उसको ही हड्डी से अलग कर दो, नहीं कर सकते। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, इन इलास्टिक, मतलब इनमें खिंचाव बहुत ही कम होता है,
मतलब हम मसल्स को हमारी बोन से इजीली अलग नहीं कर सकते। ओके, ये किससे बने हैं, कॉमन सी बात है, ये इनइलास्टिक है, तो हमारे कोलाजन फाइबर्स ही इनइलास्टिक होंगे। तो कॉमन सी बात है, ये किससे बने होंगे, ये व्हाइट कोलाजन फाइबर से बने होंगे। फिर आता है अपना लिगामेंट। देखो, अब जो हमारी बोन है, जो हमारी बोन है, जैसे ये ऐसे हाथों की बोन होगी, ये बोन्स होंगी, ये जो बहुत सारी टांगों की बोन्स है, इन बोन्स को अटैच, बोन टू बोन अटैचमेंट कौन करवा रहा है बच्चों, बोन टू बोन अटैचमेंट करवाने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है लिगामेंट। तो हम क्या कहेंगे, दे अटैच वन बोन टू अनदर बोन, दे अटैच वन बोन टू अनदर बोन। और देखो, सुना है पैर में मोच आ गई, जैसे पैर मुड़ जाता है, पैर मुड़ने के बाद ऐसे पैर मुड़ गया, तो कहते हैं पैर में मोच आ गई, मतलब पैर मुड़ गया। तो मुड़ा क्यों, बिकॉज वो इलास्टिक था उनके बीच में कुछ, तभी तो मुड़ गया। तो देखो, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं ये, इलास्टिक होते हैं, मतलब इनमें खिंचाव हो सकता है। और ये किससे बने हैं, कॉमन सी बात है, इलास्टिक है, तो कौन से फाइबर्स होंगे इसके अंदर, इलास्टिन फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। ओके बच्चों, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे क्या है, जो हमारा कहते हैं ना मोच, स्प्रेन, कहते हैं स्प्रेन आ गया, मेरी गर्दन में मोच आ गई, गर्दन में दर्द हो रहा है, ऐसे कहते हैं। तो वो स्प्रेन होता है, वो किसकी वजह से होता है, जब हमारा जो लिगामेंट है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाए। देखो, जैसे हम पहली बार एक्सरसाइज करते हैं, पहली बार जिम जाते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है कि हमें पेन होता है 3-4 दिन, हमारी हड्डियों के जोड़ों के बीच में पेन होता है हमें। वैसा क्यों होता है, बिकॉज हमारी हड्डियां क्या होती है, नॉर्मल से ज्यादा उनके बीच में जो लिगामेंट है उनके अंदर खिंचाव। देखो, आप एक्सरसाइज करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो मूवमेंट एक्चुअली में किसके ज्यादा, स्ट्रेचिंग किसकी हो रही है, स्ट्रेचिंग आपके लिगामेंट की हो रही है। अब लिगामेंट बार बार स्ट्रेच करेगा नॉर्मल से ज्यादा, तो आपको शुरू में क्या होगा, पेन, फिर बाद में आप यूज्ड टू हो जाते हैं और आपको पेन नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, स्प्रेन इज कॉज्ड ड्यू टू दी एक्सेसिव पुलिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट। जब हमारे अंदर का लिगामेंट एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाए तो स्प्रेन आ जाएगा। जैसे हमें मोच लगती है, हमारा पैर मुड़ गया, तो क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया, मान लो ऐसे मुड़ गया पैर, अब ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेच होगा लिगामेंट, इसी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है। ओके बच्चों, फिर आता है, अगर क्या हो, अगर हमारा लिगामेंट फट जाए, क्या हो अगर हमारा लिगामेंट फट जाए, तो हम क्या कहेंगे, जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होगी और पेन होगा। देखो, सुना है कि डॉक्टर जो कहते हैं, मान लो किसी का हाथ टूट गया, मान लो हाथ यहाँ से टूट गया, मान लो आप ये मान लो कि मोच आ गई, तो जब मोच आ जाती है तो हमें कितना पेन होता है। तुम ये सोच के देखो कि लिगामेंट में कुछ ज्यादा ही दिक्कत होगी, अब होगा क्या, आपको कितना ज्यादा पेन होगा। ये तो कॉमन सी बात है, अगर लिगामेंट फट गया तो आपको पेन तो होगा ही होगा। तो क्या आप पैर को मूव करवा सकते हो, पैर आपसे मूव होगा ही नहीं। आप कहोगे भाई मेरे से पैर नहीं, मेरा पैर ही नहीं, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, बिकॉज मेरे को मोच आई हुई है, ऐसा हम बोलते हैं। तो होता क्या है, जब हमारे लिगामेंट अगर फट जाए या फिर लिगामेंट में एक्स्ट्रा ज्यादा स्ट्रेच आ जाए, तो होगा क्या, हमें पेन होगा, और साथ के साथ हमारी जो बोन्स है वो मूव नहीं कर पाएंगी। क्या नहीं कर पाएंगी, बोन्स है वो मूव नहीं कर पाएगी, बिकॉज मूव करवाने के लिए जो पॉइंट होता है, जो बेस होता है, वो जॉइंट ही होता है। अगर जॉइंट से लिगामेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई है जॉइंट में, तो फिर हमारी बोन्स कैसे मूव करेगी, जब उसका बेस ही हिल गया तो कैसे मूव करेंगी। तो इसी वजह से हमारी बोन्स मूव भी नहीं कर पाएगी और हमें क्या होगा, पेन। कॉमन सी बात है, जब हमें मोच आती है तब हम पैर को हिला तक नहीं सकते और हमें पेन होता है। वही बात यहाँ पे है कि ये मूव नहीं कर पाएंगे, लेस मूवेबल एट जॉइंट, और पेन हमें होगा। फिर आता है हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और फाइबर्स जो होंगे उनका कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, उनका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। मान लो कोई कुछ ऐसे है, कोई कुछ ऐसे है, कोई भी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये रैंडमली कहीं पर भी पड़े हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, डेंस इरेगुलर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और
ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है। ओके बच्चों, हाँ जी। तो जी ये हमने पढ़ लिया है, यहां तक अपना हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमारा बोन्स का सिस्टम पढ़ेंगे। 2 मिनट का वेट करो, अभी हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। तो अभी हम क्या करते हैं, क्लास को बंद करते हैं, फिर से वापस शुरू करेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? PYQ सोल्व करेंगे, और साथ ही साथ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आप पढ़ते रहें, ध्यान लगाते रहें पढ़ाई में। थैंक यू।